शारदा ने दही में भगवान की मूर्ति को नहलाया, फिर धूप से पानी डाला और उन्हें कपड़े से पोंछकर वस्त्र पहनाए, टीका लगाकर अक्षत चढ़ाए, उन्हें प्रसाद लगाया। अपनी पूजा खत्म करके वे कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि उन्हें सुनीता का आक्रोशित स्वर कानों में पड़ा। देखो माँ, आज राजीव भैया फिर से सब्जी ले जा रहे हैं, इन्हें रोकती क्यों नहीं? वह कलेजा थामे पति के पास आ खड़ी हुई। अमरकांत अमरकांत ने बेटी को प्यार से समझाते हुए कहा, ले जाने दे बेटी, तेरा भाई ही तो है। सुनीता मुंह बिचकाती हुई बोली, हाँ भाई है तो क्या हुआ? अभी राजीव भैया ले जा रहे हैं, फिर संजीव भैया ले जाएंगे। तुम यूं ही कमा कमा कर कंगाल होते रहना। फिर थोड़ा रुककर गुस्से में बोली, राशन पानी यहीं से लेना था तो अलग ही क्यों हुए थे? इनके यहाँ कभी लेने जाओ तो प्याज का टुकड़ा भी नहीं मिलता। अमरकांत ने शारदा की ओर देखा। शारदा ने अपनी नजरें धरती में गड़ा दी। आए दिन की खिचखिच वह बाप बेटी के बीच में पड़ना नहीं चाहती थी। अमरकांत ने हंसते हुए कहा, अरे बेटी, हिसाब लिखती जा, वो तेरी शादी में पाई पाई ब्याज सहित लगा देगा। अपनी तरफदारी न देख सुनीता शारदा की ओर मुड़ गई। माँ भी कम नहीं, बोल आई होंगी राजीव भैया को कि बेटा, आज कटहल के कोफ्ते बने हैं, तुझे पसंद है तो ले लियो। शारदा जवाब दिए बिना कमरे से बाहर निकल गई। शारदा को निःशब्द ताकते अमरकांत सुनीता को समझाते हुए बोले, सुनीता, हर एक माँ के लिए पहली औलाद बहुत प्यारी होती है, तो अपनी माँ से कुछ मत कहा कर, तू नहीं समझ सकती माँ का दिल। मगर वह बीच में ही खींचते हुए बोली, और सबसे छोटी औलाद प्यारी नहीं होती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अमरकांत हकला गए। छोटी तो जान से भी प्यारी है। वैसे तो माँ को सब बच्चे प्यारे होते हैं, जैसे हम अपने शरीर के सभी अंगों को प्यार करते हैं। एक हिस्से में भी तकलीफ होती है तो बेचैन हो जाते हैं। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तू अब बड़ी हो गई है, तू कब समझेगी? कल को तेरी शादी होगी, ऐसे ही लड़ती झगड़ती रही तो लड़ने की आदत पड़ जाएगी। सुनीता समझ गई कि पिताजी लीपापोती करने में लगे हैं। वो पैर पटकती बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। मेरा क्या है, भुगतना आप सबको, पूरे घर को खिलाते रहो और महीने के आखिरी में हाथ मलते रहना। दिल में चुभन उठ रही थी शारदा के। सुनीता अपनी जगह सही थी, वह कुछ गलत भी तो नहीं कहती, लेकिन एक माँ का स्नेह अपने बेटे से कैसे मुंह मोड़े? राजीव तो उसे जान से भी प्यारा, सबसे पहले उसने ही तो माँ होने का एहसास कराया। वे सुआ पंखी दिन लहरा उठे आँखियों में जब वह गर्भ में आया। शारदा उस समय अपने मायके गई हुई थी और अचानक उस पर गाज गिरी। ससुराल से खबर आई कि अज्ञात भारी वाहन ने मोटरसाइकिल सवार आलोक को कुचल दिया और मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई। घर में कोहराम मच गया। आलोक के जाने के साथ ही वह ससुराल वालों के लिए मनहूस हो गई थी। उन लोगों को उसकी होने वाली औलाद से उससे कोई मतलब नहीं रह गया था। तब बड़े भाई को एक नई चिंता ने दबोच लिया कि कैसा उसका जल्द से जल्द पुनर्विवाह कर दिया जाए, ताकि शारदा 2 महीने के गर्भ से थी। अमरकांत शारदा के बड़े भाई के खास दोस्तों में से थे। उन्हें जब यह बात मालूम हुई तो वे उदारतापूर्वक इस शादी के लिए राजी हो गए। बस थोड़ी सी हिचक थी कि उनकी अम्मा को शारदा की गर्भ वाली बात नहीं बताई जाए। वे नहीं चाहते थे कि आने वाला कल पहली और बाद की संतानों के बीच दूरी पैदा करे। राजीव इस पुनर्विवाह के 7 महीने बाद पैदा हुआ। सासू माँ ने अचरज से कहा कि यह तो समय से पहले ही पैदा हो गया। सो पूरे मोहल्ले में वह सतमासा जन्मा ही जाने लगा था। लेकिन सास तो सास, उनके मन में घर कर गई शंका। 2 ढाई महीने तक उन्होंने नाती को ढंग से खिलाया नहीं। उनकी निगाहें हमेशा यही फैसला करने में लगी रहती कि यह उनके ही कुल का दीपक है या नहीं। वे तो छठी भी पूजने को तैयार नहीं थी। वो तो बेटे की जिद में उन्हें मना दिया। फिर तो धूमधाम से बरही भी मना और जोर शोर से कुआं भी पूजा गया। लेकिन उनकी खोज जारी रही। राजीव की मालिश करते समय वो हमेशा उसके नाक नक्श की तुलना अमरकांत से करती।
उसकी हरकतों को अमरकांत के बाल रूप से मेल बिठाती रहती, पर शंका थी कि समाप्ति नहीं होती थी। पर धीरे धीरे राजीव की अटखेलियां दादी माँ का मन जीतने में सफल हो गई। अब वे एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाती। अब वे उसे अपने संग सुलाती, मंदिर ले जाती, यहाँ तक कि शारदा मायके जाती, तब भी वे उसे अपने ही पास रख लेती। शारदा का दिल अजीब से सुकून से भर उठता। उस पहले विवाह और पति को वह लगभग भूल ही गई। बाद में उनकी भी 2 औलादें, छोटा संजीव और सुनीता हुए। अम्मा जी का भी देहांत हो गया। सबको यही पता था कि उनकी 3 संतानें हैं। राजीव वाली बात शारदा और अमरकांत ने अपने सीने में दफन कर ली थी। अमरकांत के आंगन में हरी भरी दूब लगे थे। आस पड़ोस के लोग पूजा के लिए दूब मांग कर ले जाते। अमरकांत सोचते कि जिस प्रकार पूजन सामग्री में दही, अक्षत और दुर्वा आवश्यक है, वैसे ही मेरे इस परिवार में ये तीनों बच्चे भी जरूरी हैं। तीनों में से एक भी 1-2 दिन के लिए कहीं चला जाता तो अमरकांत बेचैन हो जाते थे। वे तीनों बच्चों में राजीव को अधिक प्यार करते। वे हमेशा सचेत रहते कि इसके प्रति उनसे कहीं अन्याय न हो जाए। छोटी सी तनख्वाह में घर चलाते हुए उनके बच्चे बड़े हो गए। राजीव ग्राम बैंक में नौकरी करने लगा था। उसके लिए बहुत से रिश्ते आ रहे थे। एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से उसकी सगाई कर दी गई। घर में पहली शादी थी, तो शादी भी धूमधाम से हुई। राजीव जब शहरा बांध कर आया तो शारदा ने पल भर को अपने पहले पति आलोक को याद कर लिया। अमरकांत पर शादी का कर्ज चढ़ गया था और घर में एक सदस्य बढ़ जाने से खर्चा भी बढ़ गया। महीने के आखिर में जेबें खाली हो जाती। राजीव नौकरी करता था, लेकिन सारी तनख्वाह अपने अंटी में दबा जाता। शारदा ने दबी जुबान से उससे 1-2 बार कहा कि तेरे पिताजी का हाथ तंग पड़ता है, भाई बहन की पढ़ाई भी है, तो पिताजी को महीने के खर्च के रुपए दे दिया कर। मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कुछ सुना ही ना हो। घर खर्च में तो रुपए नहीं दिए, अलबत्ता हर महीने वह घर के लिए सजावटी सामान खरीद कर लाने लगा। पहले टीवी लाया, फिर पंखा ले आया, कुछ दिनों बाद टेप रिकॉर्डर भी ले आया। कुछ सामान जो ज़्यादा कीमती था वह किस्तों में खरीद लिया। धीरे धीरे मिक्सी, अलमारी, सोफ़ा, फ्रिज भी खरीद लिए। घर में सभी लोग खुश थे। घर सजने से घर का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। अमरकांत बेहद खुश थे, मगर शारदा को यह सब अजीब लग रहा था कि कर्ज की उसे परवाह नहीं थी, जैसे वह बाप की जिम्मेदारी। इस पर भी राजीव द्वारा खरीदे गए सामान पर छाया बहू का एकाधिकार होने लगा था। शारदा तो गुड़ भरा हंसिया, लेकिन सुनीता और संजीव कहाँ मानने वाले थे। वे अपना विरोध समय समय पर जताते रहते। बच्चे बड़े हो रहे थे तो पढ़ाई का खर्च भी बढ़ रहा था। कमाने वाला 1 और खाने वाले 6 व्यक्ति थे। घर में ऊपरी सामान, फल फ्रूट, मेवा, मिठाई इत्यादि तो कुछ होता नहीं था, इसलिए अनाज पर ही पूरा भोजन टिका रहता था। कई बार महीने के अंत में अनाज की कमी पड़ जाती, लेकिन राजीव अपने रुपए दबाए रहता। वह कबूलता ही नहीं कि उसके पास रुपए हैं। हर बार उसका उत्तर होता, मेरे पास रुपए नहीं है। तरह तरह के हिसाब बताकर वह साफ कर देता कि तनख्वाह खर्च हो गई है। लेकिन यहाँ वहाँ से अमरकांत के कानों में खबर आ ही जाती कि राजीव बैंक में रुपए जमा कर रहा है। कुछ समय बाद संजीव की भी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लग गई और उसकी भी शादी हो गई। संजीव गृहस्थी चलाने में एक मुश्त अल्प राशि दे देता था और सब जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता था। महीना समाप्त होने से पहले ही अमरकांत की जेबें पूरी खाली हो जाती थी। उन्हें अपनी ही जरूरत पूरी करने के लिए पैसे नहीं बचते थे। उधर दोनों बेटों के बैंक बैलेंस बढ़ रहे थे। सब कुछ जानकर भी अमरकांत चुप थे। संयुक्त परिवार जो चल रहा था, बेटे आंखों के सामने थे। राजीव को तो वो किसी भी कीमत पर अपने से अलग नहीं कर सकते थे। मोमबत्ती की तरह जलकर वे घर को रोशन करने में लगे थे। मगर धीरे धीरे छोटी बहू संध्या के दिमाग में यह बात पलने लगी कि मेरा पति घर में पैसे देता है तो मैं ज्यादा काम क्यों करूं।
उसने सुबह देर से उठना शुरू कर दिया, घंटे भर तक अपने कमरे की झाड़ा पोछी करती, आराम से नहाना धोना होता। वह किचन में आती तब तक खाना तैयार हो जाता। फिर उसकी देखा देखी छाया बहू भी होड़ करने लगी, सो छाया बहू भी काम से जी चुराने लगी। तब मजबूरी में दोनों बहुओं के बीच काम का बंटवारा कर दिया गया। शारदा को दोनों के साथ खटना पड़ता था। वह कहती कुछ नहीं, शांत निशब्द अंदर ही अंदर पारे के समान घुलती जा रही थी। बहुओं का पारा उसके शरीर को गलाता जा रहा था और वह बीमार रहने लगी थी। सुबह का खाना बनाना छाया बहू की जिम्मेदारी थी और रात का खाना बनाना छोटी बहू संध्या की जिम्मेदारी थी। सुनीता घर के ऊपरी काम निपटा लेती थी। फरवरी का महीना था। सुनीता की परीक्षाएं चल रही थी। संजीव और संध्या बहू किसी परिचित को देखने अस्पताल चले गए। कुछ देर तक तो उनके लौटने का इंतजार किया गया। जब वे लोग नहीं आए तो छाया बहू और शारदा ने मिलकर खाना बनाया। छाया बहू की भौहें तनी हुई थी, वह बड़बड़ाती जा रही थी। ये भी कोई समय है अस्पताल जाने का? गए भी तो इतना समय लगता है क्या? गए होंगे कहीं और घूमने। है तो सही घर में नौकरानी काम करने वाले, उन्हें काहे की चिंता। फिर शारदा की ओर देखते हुए बोली, देखो माँ जी, आज मैंने दोनों समय का खाना बना लिया है, कल उससे दोनों समय का खाना बनवाना। अमरकांत और शारदा चिंता में थी कि वे लोग अब तक लौटे क्यों नहीं हैं। एक पत्ता भी खड़कता तो अमरकांत के कान खड़े हो जाते। जब तक दोनों बेटे घर नहीं लौट आते थे, अमरकांत खाना नहीं खाते थे। वे बड़े शौक से दोनों बेटों के साथ बैठकर खाना खाते थे। सुनीता भी जल्दी खाना खा लेती थी, फिर वह माँ और भाभीयों को खाना खिलाती थी। देर रात गए संजीव और संध्या वापस आए। अमरकांत बेटे बहुओं से प्रत्यक्ष कभी कोई बात नहीं करते थे। वे हमेशा पर्दे की मर्यादा बनाए रखते थे। जब भी कभी ऐसे मौके आते, शारदा ही सेतु का काम करती थी। अमरकांत के मनोभाव समझते ही शारदा ने संजीव से चिंतित स्वर में पूछा, बेटा इतनी देर कहाँ कर दी? हम सब चिंता कर रहे थे। संजीव ने आप देखा ना ताव तुरंत कह दिया, माँ हम बड़े हो गए हैं, अब हमारी चिंता नहीं किया करो। कहीं जाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। ये सुनकर शारदा हैरान रह गई। उसे संजीव से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो, राजीव ने कभी जवाब नहीं दिया। माँ, बाप की ममता का ये लोग क्या समझे। घंटा आधा घंटा ज्यादा होते ही दिल कैसा धड़कने लगता है। अमरकांत को भी अच्छा नहीं लगा। वे खून का घूंट पी पीकर रह गए। दूसरे दिन शाम को राजीव रोज की तरह पिताजी के पास आकर बैठा। थोड़ी देर में छाया भी आ गई। अमरकांत को खटका लगा कि आज क्या बात हो गई जो छाया बहू भी आ खड़ी हुई है। राजीव धीरे से बोला, पिताजी कल संजीव किसी को देखने अस्पताल नहीं गया था, वो दोनों फिल्म देखने गए थे। अमरकांत ने संक्षिप्त सवाल किया, तुझे कैसे पता? अरे विनय कह रहा था, वह भी कल शाम को फिल्म देखने गया था। विनय राजीव का दोस्त है। अमरकांत को पता है कि विनय कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने ऊंची आवाज में शारदा को बुलाया। उन्होंने शारदा से पूछा, कल संजीव ने क्या कहा था, अस्पताल जा रहे हैं? शारदा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। छाया बहू को अमरकांत के कमरे में देख उसके पेट में जाड़ा भर गया। जब कभी शिकवा शिकायत करना होता है तभी बहुएं बैठक में आती हैं। शारदा का जवाब पाते ही छाया बहू फट पड़ी। पिक्चर जाना ही था तो झूठ क्यों बोलकर क्यों गए? कोई रोकता थोड़े ही है। कह जाते तो काम भी जल्दी निपटा लेते। उन्हें लगा होगा कि पिक्चर की कहेंगे तो सबको चलने के लिए पूछना पड़ेगा। छोटी काम से जी चुराती है, इसलिए तो शाम का शो गई, मैटनी शो नहीं जा सकती थी। माँ जी की तबीयत खराब थी, दीदी की परीक्षाएं चल रही थी, ऐसे में फिल्म का शौक चल रहा था। फिर हाथ नचाती हुई बोली, ना बाबा ना, ऐसे माहौल में मैं उसके संग नहीं रह सकती। अमरकांत रात भर दुविधा में थे। उन्होंने संजीव और संध्या बहू को अपने से अलग करने का फैसला कर लिया। सुबह जब वे पूजा करने बैठे तो मन में बेचैनी थी। राम और लक्ष्मण के बीच दूरी दिखाई दे रही थी। उन दोनों की आंखों में अपनत्व
की गहराई नहीं, ईर्ष्या द्वेष की चिंगारियां नजर आ रही थी। अमरकांत ने अपनी नजरें वहां से हटा ली। पूजा की थाली उठाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। हाथ कांप जाने से थाली हिल गई। दही की कटोरी दुर्वा के साथ एक तरफ खिसक गई और अक्षत बिखर पड़े थे। लेकिन संजीव ने यह मुद्दा उठा ही लिया कि राजीव भैया तो रुपए भी नहीं देते, फिर उन्हें साथ क्यों रखा जा रहा है। उस दिन शारदा पहली बार बोली थी और फैसला भी कर दिया था कि दोनों बेटों को अलग कर दिया जाए। एक ही घर में 3 चूल्हे हो गए। पूजा की थाली में दही, अक्षत और दूब एक दूसरे से छिटक गए। अमरकांत हाथ बढ़ाकर उन तीनों को एक साथ रखने की कोशिश करते, लेकिन उनके हाथ कांप जाते। वे मायूस हो भगवान की मूर्ति निहारने लगे। अमरकांत दिन में तो अकेले खाना खा लेते थे, रात में अकेले खाना नहीं खा पाते। दोनों बेटों की रसोई खाली नजर आती। दिल में एक हुक सी उठती, मुंह में पड़ा कौर बाहर निकलने को होता। वे शारदा का चेहरा देखते और जबरन कौर को अंदर निगलने की कोशिश करते। इस प्रक्रिया में एक जोर का ठसका लगता और खांसी दम निकाल देती। आंखों से पानी बहने लगता। हवा के वेग के साथ बहुओं की बातें भी कान के पास होकर गुजरती। अकेले में माँ जी खूब घी और खूब तला बनाकर खिला रही होंगी, इसलिए तो खांसी आ रही है। बेटों के अलगाव ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मन में प्रायश्चित, दिल में उफान, आंखों में पीड़ा और वाणी में विराम आ गया था। राजीव लिमिट में सब्जी भाजी लाता था। वह सुबह शाम उनसे ही एक कटोरी सब्जी ले आता और उसका काम चल जाता। एक दिन बड़ी बहू ने उस अकेले सब्जी नहीं खाने दी। दूसरे दिन से कटोरी की जगह कटोरे ने ले ली। शारदा मूक बनने वाली सब्जी की मात्रा बढ़ाती जा रही थी। वक्त जरूरत रोटियां और दाल चावल भी दे देती थी वह। आज सुनीता कॉलेज से जल्दी आ गई थी। उसने राजीव को सब्जी ले जाते देख लिया और विवाद खड़ा हो गया। समय गुजरता गया। दोनों बेटों के बच्चे हो गए। अमरकांत और शारदा दादा दादी बन गए थे। वे दोनों पोते पोतियों को बहुत प्यार करते थे। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जब भी किसी बात पर घर में विवाद हो जाता तो बहुएं बच्चों को उन लोगों के पास नहीं आने देती। वे लोग भी जानती थी कि इन बच्चों को खिलाए बिना उन लोगों को नींद नहीं आएगी। वे अप्रत्यक्ष रूप से अमरकांत को परेशान करती थी। वे दोनों खून का घूंट पीकर रह जाते थे। धीरे धीरे नल और बिजली के बिल भुगतान को 3 हिस्सों में बांटा जाने लगा। एक दिन तो सिर से पानी ही गुजर गया। त्योहार में देवी की पूजा का अवसर आया। कमरे की पुताई व सफाई होनी थी। कोरे बिछाने के लिए पूड़ियाँ भी बनानी थी। इधर दोनों बहुओं में होड़ मची थी कि काम कौन करे। अंत में शारदा ने ही हिम्मत करके सफाई की। पूजा के समय दोनों बहुएं भी अपने अपने कमरे से पूड़ियाँ ले आई। ये देखकर शारदा की छाती हिल गई। पूजा में भी बंटवारा हो गया। दुखी स्वर में बोली, किसी दिन हमें भी मत बांट लेना। आंख भर आई थी। दही से खट्टी गंध आ रही थी। अक्षत में घुन पड़ा हुआ था और दुर्वा दल सूख रहे थे। पति का रिटायरमेंट करीब आता जा रहा था। सुनीता की शादी की चिंता अब दिन रात पसरी रहती थी। उन्होंने अपने पीएफ में से कुछ रुपए घर खरीदने के लिए लगा दिए थे। शादी में लाखों रुपए लगाना आसान बात नहीं थी। अमरकांत के पास इतने रुपए नहीं थे। उन्होंने एक दिन बेटों को बुलाया और अपनी बात रखते हुए कहा, सुनीता की शादी करनी है। लड़का ढूंढे उससे पहले हमें अपना दहेज भी तय करना होगा। सभी लड़के वाले यही पूछते हैं, शादी में कितना खर्च करोगे। दोनों बेटे खामोश बैठे सुनते रहे। वे दोनों के चेहरों को पढ़ते हुए फिर से बोले, आज के जमाने में 7-8 लाख रुपए से कम में तो शादी की सोच भी नहीं सकते। तुम अपनी जेब दिखा दो तो हमारी भी चिंता कम हो, उस हिसाब से सोचे। इस बीच राजीव कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन संजीव को देखकर शांत रह गया। वो मन ही मन अजीब सी उलझन में पड़ गया। संजीव को सपने में भी अनुमान नहीं था कि किस बात के लिए बुलाया जा रहा है, नहीं तो अपनी बीवी से सलाह मशवरा करके आता। इसीलिए वह राजीव का मुंह ताकने लगा और सोचने लगा कि जितने रुपए की ये कहेंगे उतने मैं भी दे दूंगा। वह सोच रहा था कि बड़ा भाई ज्यादा रुपए तो लगाएगा नहीं। मन ही मन गुत्थियां सुलझाते हुए थोड़ी देर बाद राजीव बोला,
1-2 दिन में बता देंगे। फिर संकल्प से क्या होता है, लड़के के हिसाब से कम बढ़त तो हो ही जाती है। अच्छा लड़का मिलेगा तो ज़्यादा रुपए लगाने पड़ेंगे। अमरकांत समझाते हुए बोले, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक आइडिया तो लग जाता। हाँ तो बता देंगे, अभी ऐसी क्या जल्दी है, कहते हुए राजीव चलने को खड़ा हो गया। वह देहरी पर ठिठकी सबकी बातें सुन रही थी। बेटों के जाते ही उसका लावा फूट पड़ा। ऐसे बेटों को जन्मा है, अपनी कोख का जाया कहते भी लाज आती है इन्हें। फिर आंखें पोंछते हुए बोली, लड़की हमारी है, हम ही निपटाएंगे, जैसे होगा। अमरकांत हैरान रह गए। शारदा को क्या हो गया? यह तो कभी उफ तक नहीं करती। आज आज टूट गया सब्र का बांध। वे जैसे उसे हृदय से लगाते हुए बोले, सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम अपनी कोख को मत कोसो। औलाद तो किस्मत से होती है, हम अपना सब कुछ लगा देंगे। ऊपर वाले ने चोंच दी है, चुगने को भी वही देगा। रात का समय था, अमरकांत टीवी देख रहे थे। राजीव भी आया और पिताजी के पास बैठ गया। जमीन पर बैठी शारदा खाना खा रही थी। शारदा गुस्से में थी, इसलिए राजीव को सब्जी लेने को भी नहीं कहा। अमरकांत ने कनखियों से राजीव की ओर देखा और ताड़ लिया कि वह कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वह कह नहीं पा रहा है। अमरकांत ने ही पहल करते हुए कहा, और बेटा ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? उसने माँ की ओर नजर घुमाते हुए संक्षिप्त उत्तर दिया। कुछ देर निस्तब्धता छाई रही। वह कुछ कहना चाह रहा था। उसने कहने के लिए मुंह खोला, तब तक बड़ी बहू छाया भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। वह शांत हो गया। मन में सोचकर उसने एक नजर पिताजी पर डाली और छाया की ओर देखने लगा। छाया ने उसे आंख मटकाकर इशारा किया। राजीव ने पहल करते हुए कहा, पिताजी, हम दोनों ने सोच विचार कर लिया है कि हम 10,000 रुपए लगा देंगे। अमरकांत को काटो तो खून नहीं। वे तो सोच रहे थे दोनों बेटे कम से कम 50,000 रुपए तो लगा ही देंगे। उस रात शारदा को नींद नहीं आई। रात और अधिक काली लग रही थी। चांद में दाग दिखाई दे रहा था। चांदनी में तपन महसूस हो रही थी। सर्द हवा में अगन लग रही थी। जैसे मन में हुक सी उठ रही थी कि वह राजीव के आगे जाकर अपनी छाती कूट डाले। आज उगल दे कि तुझे अनाथ होने से बचा लिया, जिसने उससे एहसान फरामोशी कर मेरी कोख ही शर्मिंदा कर दी तूने। होते ही मर जाते तो दिल में शूल आज काहे गड़ते। निःश्वास दर निःश्वास लगातार करवटें बदल रही थी। वह मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहा था। ऐसी ही होती है औलादें। किसको दोष दूं, अपने खून को या बरसों से वृष्ण में धुंधला चेहरा आंखों में नाच उठा। अमरकांत का ख्याल कर कलेजा मुंह को आ रहा था। आज बुढ़ापे में उनको सहारा देने वाला कोई नहीं। कैसे करेंगे बेटी के हाथ पीले। जिंदगी भर की कमाई तो इन पर लुटा दी। सहसा वह एक समाधान निकालते हुए बोली, सुनीता की शादी की चिंता मत करो, घर बेच दो, दोनों बेटे अपना इंतजाम खुद करेंगे। अमरकांत चौंकते हुए बोले, नहीं, अपने बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए कैसे छोड़ दूं? मेरा भी तो इनके प्रति कोई फर्ज है। पहले फर्ज है, फिर कर्ज है। अभी तो सिर छुपाने की जगह है, फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? छोटे छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे? अपना घर अपना होता है। अपनी छत के नीचे भूखे प्यासे नंग धड़ंग पड़े रहें, कोई उंगली नहीं उठाएगा। शारदा करवट लेकर लेट गई। जागते हुए रात भी कितनी भयानक लगती है, यह उसने आज और भी शिद्दत से जाना। काली आकृतियां उसी की ओर बढ़ी चली आ रही हैं। वे उसे खींच रही थी। किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए, किसी ने पैर, सब अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। वह हिलडुल भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद घर में एक अजीब सी लक्ष्मण रेखा खिंच गई थी। सब साथ रहते हुए भी कोसों दूर थे। राजीव का सब्जी ले जाना बंद हो गया था। पहले रोज रात को 10-10 मिनट दोनों बेटे अमरकांत के पास बैठ जाया करते थे, वह भी बंद हो गया। सब तालाब के पानी की तरह शांत मौन थे, कोड़ लगे हिस्से की तरह बिना एहसास के, एनीस्थीसिया के नशे में लिप्त बेहोश। अचानक रात में बड़ी बहू छाया के पेट में दर्द होने लगा। उसे रात में ही अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। डॉक्टर ने बताया अपेंडिक्स का दर्द है, जल्दी ही ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अधिक से अधिक 1 हफ्ते तक रुका जा सकता है।
अमरकांत ने चुपचाप पीएफ के पैसे के लिए अप्लाई कर दिया। 4-5 दिन बाद अमरकांत ने राजीव से पूछा, डॉक्टर से बात हुई? ऑपरेशन कब होगा? राजीव ने कहा, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। अमरकांत ने ठंडी सांस भरकर कहा, मैं दूंगा रुपए, कल ऑपरेशन के लिए बात कर लो। ऑपरेशन होने के बाद छाया बहू सकुशल घर आ गई। छोटी बहू संध्या पड़ोसियों की तरह उसे देखने आई। 1 महीने तक शारदा ने ही उसकी सेवा की और बच्चों को संभाला। ये देखकर संध्या बहू की भ्रुकुटी में बल पड़ते रहे। शारदा को जब पता चला कि ऑपरेशन में अमरकांत ने रुपए दिए हैं तो वो बहुत नाराज हुई। अमरकांत ने ही उसे समझाया, रुपए बच्चों से बढ़कर थोड़े ही है, रुपया तो हाथ का मैल है, बच्चे सुखी रहे इसी में हमें संतुष्टि है। जहाँ तक सुनीता का सवाल है, उसकी किस्मत होगी तो अपने आप सब इंतजाम हो जाएगा। कम रुपए रहेंगे तो छोटी नौकरी वाला लड़का देख लेंगे। अमरकांत के तर्कों के आगे वह चुप हो गई। कुछ दिनों बाद सुनीता के लिए अच्छा लड़का मिल गया और सगाई पक्की हो गई। विवाह के 2 मुहूर्त निकले, 1 जनवरी का और दूसरा मार्च का। राजीव जिद पर था कि शादी मार्च में हो। उसका तर्क था कि मार्च में सबकी परीक्षाएं निपट जाती है। आखिर राजीव की ही बात मानी गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। शादी में दोनों बेटों ने बहुओं की इच्छानुसार 10-10 हजार रुपए व्यवहार में लिखवा दिए। पैर पखारने व अन्य नेगों के समय अमरकांत से ही रुपए लिए गए ताकि 10,000 से अधिक ना हो जाए। सुनीता के जाने के बाद घर सूना हो गया था। शारदा और अमरकांत बहुत दुखी थे। वह रहती तो घर में चहल पहल बनी रहती थी। बहू बेटे उनके कब थे? वे अपने अपने कमरों के थे। अमरकांत को कई लोगों को रुपया देना था, उन्हें हिसाब में लगना पड़ा। शाम का समय था। शारदा और अमरकांत टीवी देखकर अपने मन को बहला रहे थे। अचानक राजीव का दोस्त विनय आया। वह उन लोगों के पास ही चारपाई पर बैठ गया। अपनी जेब से एक चेक निकाला और अमरकांत की ओर बढ़ाते हुए बोला, 2 लाख का चेक है, राजीव ने आपके लिए पहुंचाया है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको देने की। अमरकांत सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। वो फिर बोला, जब से उसने कमाना शुरू किया है वह सुनीता के नाम रुपए जमा कर रहा है। उसे पता था कि आपका हाथ खर्चीला है, घर में जितना रुपया आएगा वह खर्च हो जाएगा, इसलिए वह अपनी पत्नी से छिपाकर हर महीने एफडी करता रहा। छाया भाभी के ऑपरेशन के समय भी उसने एफडी नहीं तुड़वाई। उसका कहना था कि ये पैसा सुनीता का है, उसमें से 1 रुपया भी वह खर्च नहीं करेगा। उसने कई बार आपको बताने की कोशिश की कि वह 2 लाख रुपए दे देगा, लेकिन यह सोचकर शांत रह जाता कि देने से पहले ही घर में विस्फोट ना हो जाए। आज ही इसका समय पूरा हुआ है, इसलिए वह मार्च में शादी करने की जिद कर रहा था। अमरकांत की आंखों से आंसू ढुलक कर हाथ पर आ गिरे। उनमें दोष था, पश्चाताप था, खुशी थी या फिर बेटे को ना पहचान पाने का दुख, यह वो भी नहीं समझ पाए। मगर यह सब सुनकर शारदा की छाती चौड़ी हो गई। उसने सिर से सरक आए पल्ले को गर्व से अपने सिर पर डाला और एक लंबी सांस खींची। वह बुदबुदा उठी, बेटा आज तुमने अपना फर्ज निभा दिया। शारदा के मन में राजीव के स्वर्गवासी पिता का धुंधला चेहरा अचानक बिजली सा कौंध उठा। उसने आंगन की ओर देखा। दुधिया चांदनी में दुर्वादल हरा भरा सा संचल हवा के वेग में लहराता झूम रहा था। आज उसे अपनी कोख पर अभिमान हो रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।